पुलिस का जो मीट हुआ था जहाँ ये जवाहरलाल नेहरू में, एक थ्रो आपकी 88 मीटर के आसपास गई थी, लेकिन वो रेंज से थोड़ी बाहर हो गई थी उस बीच। पहले मुझको ये चीज़ नहीं पता थी, पहले मुझको सिर्फ पता था कि हाथ से जैवलिन मारना है। तो जब देखा कि मतलब कि यार हाथ से तो इतनी पावर लगती नहीं जितनी पूरी बॉडी जान मारती है। क्योंकि पुलिस में भर्ती होने के बाद मैं एक कंपटीशन खेलने गया था, फेडरेशन कप, जिसमें नीरज भाई आए थे। तो वे उस टाइम पे मुझको ना जानते थे ना पहचानते थे, तो हमेशा हाथ हाथ सबसे मिला के चले गए नीरज भाई। तो मैंने सोचा मैं यार इतना बड़ा प्लेयर मतलब सबसे हाथ मिला के चला गया, तो इंसान डाउन टू अर्थ था बहुत ज़्यादा। तो जो फाइनल में 8 आते हैं, वो उनके आपस के बीच कैसा रहता है रिश्ता? कॉम्पिटिशन के दौरान कौन किसी से नहीं बोलता कि इंडिया का किट पहन के खेलते टाइम उस टाइम पर पता नहीं चलता कि बॉडी में कितनी एनर्जी रहती है, कितनी कुछ रहती है, कि एक ऐसी फीलिंग होती है कि इंडिया की किट पहन रखी है भाई, इंडिया डाउन नहीं आने देना। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो एक खेल है जिसने बिल्कुल पूरी तरीके से एक नया खेल होते हुए भी भारत के दिलों पर राज किया है, वो है जैवलिन का। एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, नीरज चोपड़ा ने इसे आसमान तक पहुंचाया और उसके बाद भारत में एक तरीके से मानो कि ज़बरदस्त जैवलिन थ्रोअर्स की बौछार लग गई। दुनिया पहले जिस देश को हॉकी, क्रिकेट और बैडमिंटन के लिए जानती थी, और अब जैवलिन एक ऐसा स्पोर्ट बन गया है, जब भी बड़ा कोई मंच होता है तो भारत के जैवलिन थ्रोअर्स पर सबकी नज़र रहती है। ऐसे ही ख़ास मेहमान सचिन यादव हमारे साथ हैं, एक ऐसा नाम जिसने पिछले 1 साल में जैवलिन की दुनिया में खूब चर्चा बटोरी है, वाहवाही बटोरी है। और इसलिए नहीं कि वो उन्होंने नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मात दी, बल्कि इसलिए कि वो हर बड़े कंपटीशन में एक अच्छा परफॉर्मेंस करके बाहर निकल रहे हैं। सचिन, बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। स्त्री इंडिया फाउंडेशन का जो हमारा पॉडकास्ट है, उसका एक मकसद ये है कि हम जो फीमेल एथलीट्स हैं, फीमेल कोचेज़, फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट, जो फीमेल लोग हैं, उनकी कहानियों को हम लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन जब आज आपसे बात करने का मौका मिला तो हमें लगा कि आपकी भी एक बहुत बहुत रोमांचक कहानी है, बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है। तो ये शुरुआत कैसे हुई आपकी? क्योंकि जैवलिन सुना कि आपका पहला खेल नहीं था जी। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? सर शुरुआत मेरी गांव से हुई थी। मैं क्रिकेट खेल रहा था तो वहाँ पे एक भाई आए, संदीप यादव। हाँ। तो उन्होंने मुझको बॉलिंग करते हुए देखा, तो उन्होंने आके मुझको बोला कि तू क्रिकेट नहीं, तू जैवलिन को अपना गेम बना, अच्छा करेगा तू गेम इस जैवलिन थ्रो में। तो उन्होंने ये मुझको बोल के उस क्रिकेट से हटा के जैवलिन में लाए थे मुझको। और वहाँ से बस ऐसा था कि वहाँ से मैं अपना जर्नी आगे की तरफ स्टार्ट कर दी, जब मैं फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ गया था। पर क्रिकेट भी तुम सीरियसली खेलते थे, या जैसे गांव में होता है कि चल भाई अपना बैट बॉल उठाए, 5-6 लड़के क्या कर रहे हैं? क्योंकि क्रिकेट ऐसा खेल है जो कोई सिखाता नहीं, अब इंडिया में हर कोई सीख जाता है। जी, वहाँ में हम फ्रेंडली खेलते थे अपने यार दोस्तों के साथ। ऐसी जब मतलब फ्रेंडली मैच होते थे उनके साथ, फ्रेंड के साथ खेलते रहते थे, बस ऐसे इंजॉय के साथ। तो क्या थे, बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर? ऑलराउंडर था सर, उसमें बैटिंग बॉलिंग दोनों करता था। लेकिन अक्सर जो कहते हैं, जो बैट्समैन होता है वो, जो बॉलर होता है उसे लंबे छक्के मारने में बड़ा मज़ा आता था। तो आपसे भी लोग ऐसी उम्मीद करते थे? सर उस टाइम पे तो मज़ा तो बहुत ज़्यादा आता था कि लंबे लंबे छक्के मारने पड़ते थे, पर दूसरी टीम के प्लेयर ऐसे होते थे कि वे भी मेरे मारते थे। अच्छा। जी। तो क्या गेंदबाजी में जैसे होता है ना यार, मुझे उसकी गेंदबाजी एक्शन बहुत अच्छा लगता है। जेवलिन की मैं बात करूंगा, लेकिन पहले मैं क्रिकेट के पहलू को बाहर निकालना चाह रहा हूँ। तो आपको क्रिकेटर कौन अच्छा लगता था जब आप छोटे थे? बॉलिंग में या फिर उसमें बैटिंग में? दोनों, मतलब अगर हम बॉलिंग में बात करें तो। बॉलिंग में तो सर जसप्रीत बुमराह है, और बैटिंग में अब अगर वैसे मान के चलो तो MS धोनी। MS धोनी। और आपको होता नहीं यार, मुझे इसकी तरह बॉलिंग करनी है। जैसे हम लोग बहुत छोटे थे तो उस समय मार्क वॉग एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, बहुत ही स्टाइलिश थे। फिर धीरे धीरे जब तो उसी की तरह बैटिंग करनी थी। सचिन तो खैर भारत के सबसे वो थे ही। तो ऐसा लग रहा था कि यार इसकी तरह मुझे बॉलिंग करनी है। सर बस लगते तो उस टाइम पे अच्छे थे, बस जसप्रीत बुमराह लगते थे। अच्छा। उनकी तरह बॉलिंग करने की सोचता था कि उनका एक्शन तरीके, उनका टाइप, हर सब चीज़। तो कभी वो कॉपी हो ही नहीं पाया मेरे से। वो तो किसी से कॉपी नहीं हो पाता।
तो गांव की कुछ किससे दोस्ती यारी या कहीं किसी का कांच तोड़ा हो या किसी के चोट लगा दी हो या कुछ ऐसे खेल खेल में? नहीं सर, ऐसा तो कभी कुछ नहीं करा कि खेल खेल में कभी किसी को चोट लगी या किसी खांच पांच, क्योंकि हमारे वहाँ पे एक फील्ड था, वो खुला था बहुत। अच्छा। और उसमें मतलब कि सारे गांव के वहाँ पे खेलने के लिए आते थे। पूरा गांव के मतलब प्लेयर इकट्ठे होकर वहाँ पे खेलने के लिए आते थे। तो हम ऐसे मैच लगाते थे, 50 रुपये का, 100 रुपये का, ऐसे मैच लगाते उनके साथ खेलते थे। तो वो जो मैच होता था वो बिल्कुल सीरियस होता था, एक टाइप का सीरियस, कि कितना सीरियस गेम चल रहा है। तो उसमें इंटेंसिटी बहुत होती क्योंकि सब अपने ही दोस्त होते थे। हाँ, सब अपने दोस्त होते थे, अपने पड़ोस की मोहल्ले की टीम होती थी, हाँ। उसमें सब अच्छा परफॉर्म करते थे। तो जेवलिन कब पकड़ा? मतलब जैसे आपने कहा कि संदीप यादव भाई साहब आए, उन्होंने कहा कि यार तू जेवलिन कर, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। मतलब तू वहाँ से कैसे, स्कूल में जेवलिन था या फिर वो कहीं तुम्हें ग्राउंड में ले गए, कहाँ ले गए? सर मैंने 12th पास कर ली थी, तो मैं अपने ऐसे ही मतलब कि क्रिकेट खेल रहा था यार दोस्तों के साथ ही। तो वो एक दिन अपने भाई को प्रैक्टिस कराने आ रहे थे, वे ऐसे वार्म अप रनिंग वनिंग। तो वे आए थे, तो उन्होंने देखा था मुझको। देखा तो उन्होंने पहले था, क्योंकि पड़ोस में रहते थे। तो उन्होंने बैटिंग बॉलिंग करते हुए देखा था। तो उन्होंने अपने आप को एनालाइज मतलब देख के बताया कि मतलब तू जेवलिन कर ले, तेरी फास्ट आर्म हैगी और हाइट अच्छी है, तो जेवलिन कर सकता है। तो मैंने उस टाइम पे मजाक में ले लिया था कि कहाँ जेवलिन हो रहा है मेरे से। तो पहली बार कब जेवलिन पकड़ा? पहली बार सर जब मैंने, जिस दिन उन्होंने बताया था उसके मान के चलो 1 हफ्ते बाद मैंने उस बात पे सोचा कि मतलब यार क्रिकेट तो वो चलता ही रहेगा। ये क्रिकेट में तो कहाँ स्कोप है इतना ज़्यादा मेरा, कहाँ मैं अपना आपको इतना बड़ा स्टार बना सकता हूँ क्रिकेट में। तो मैंने अपने पापा से बात करी थी कि मैं गेम कर सकता हूँ क्या। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई नहीं, तू गेम करके देख ले, आगे देखते हैं मतलब उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता। तो उस दिन के बाद मैं गया भाई से मैं बात करने की, भाई मेरे को गेम करना है, तो कैसे कैसे होगा क्या होगा बता दो मुझको। तो कह रहे हैं वो तुम ग्राउंड में मिलो शाम को। तो मैं अपने ग्राउंड में गया, उन्होंने फर्स्ट जेवलिन मुझको मेरा अब बांस कहा दिया, तो बांस का आता है जेवलिन एक। जी। मैंने फर्स्ट थ्रो, उन्होंने कहा कि जैसे तेरा मन करे वैसे फेंक के दिखा दे। हाँ ठीक है, पहली थ्रो मैंने ऐसी लगाई नॉर्मली, वो मतलब जैसे फेंकते हैं हम, जैसे फर्स्ट टाइम कैसे ही फेंकते हैं, आया हाथ में भाला पकड़ा फेंक दिया। ऐसे फेंका तो 57 पॉइंट कुछ मीटर गया था। अच्छा। तो वे कहने लगे कि अच्छा गेम करेगा और अच्छा जर्क और स्पीड है तेरे हाथ में, तो गेम अच्छा करेगा, तो गेम ही कर ले जेवलिन। तो मैंने उस टाइम पे भी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था इस चीज़ को। फिर अपने कुछ दिनों बाद वे मुझको बार बार टोकने लगे, बोलने लगे। तो मैंने उसके बाद जाकर सीरियस लिया था उसको। सीरियस लेने का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से ट्रेनिंग बदल जाती है, सोच बदल जाती है, क्या होता है? फिर सोच ही बदल गई थी कि मैं उसको बार बार सोच रहा था कि मतलब यार अगर मैं गेम में आ रहा हूँ तो मुझको फिर गेम ही करना है। और मुझको फिर ये नहीं है कि मतलब गेम बहुत सारे होते हैं कि कभी रनिंग में चला गया, ऐसे गेम नहीं, बस सिर्फ एक गेम पे उस पर ही करता रहना है बार बार। आपने कहा कि आपने अपने पापा से बात की। घर में कौन कौन है आपके, मतलब अगर? घर में पापा मम्मी भाई बहन मैं। कितने भाई बहन? हम 2 भाई एक बहन। अच्छा, तो पापा को ऐसा था कि यार पढ़ाना ही है, या फिर कभी कभी होता है ना शुरू से ही पहली दूसरी चौथी पांचवी से ही नंबर बता देते हैं कि बेटा ये तो पढ़ेगा नहीं, ये तो कुछ भी कर ले, तो ज़्यादा आज़ाद है? सर एक फार्मर फैमिली में मतलब सबका ड्रीम, पापा मम्मी का तो सिर्फ यही रहता है कि हमारा लड़का एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए। अच्छा। और मतलब कि आगे की जो लाइफ है वो सेट हो जाए बस। तो मैंने पापा से बात करी थी, पापा मुझको गेम करना है, तो पापा ने बोला कि ठीक है गेम कर ले कोई नहीं। तो उन्होंने संदीप भाई ने पापा को बताया कि थोड़ा कॉस्टली है वो चीज़ है कि, तो पापा ने मुझको नहीं बताया। तो आगे की तरफ बोला कि कोई नहीं सचिन को मत बताना ये बात, मैं अपना आप देख लूँगा वो चीज़ें। ठीक है, पापा ने वो चीज़, भाई ने संदीप भाई ने मुझको नहीं बताया, तो हम गेम करने स्टार्ट कर दिया। तो आगे मतलब 1-1.5 साल बाद मैंने पापा को बोला जेवलिन के लिए, क्योंकि उस टाइम पे हमको थोड़ा एक रेंज का जेवलिन आता है, तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है। तो पापा से को बोला कि पापा मुझको जेवलिन चाहिए। तो पापा ने बोला ठीक है बता दो कितने का है। वे तो सिर्फ ये चीज़ सोचे थे कि 10-15-20 हज़ार रुपये का जाएगा। पर ये तो लाख सवा लाख ये 7 लाख 1.25 लाख रुपए का है। तो जब उनको बताया तो उन पापा ने बोला कि भाई इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, अरेंज करेंगे। तो फिर पापा ने कह दिया कि चल ठीक है हम अरेंज करते हैं। तो पापा ने यहाँ वहाँ से किसी तो उधार लेके वो जेवलिन अरेंज कराया था। और पैसा माँ बाप क्या करते हैं, पैसा खर्च करते हैं और तुम्हें एहसास भी नहीं होने देते हैं कि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा किया है जो उनकी रेंज से बहुत ज़्यादा था। जी और फिर ऐसा लगता है कि दबाव बन जाता है कि यार अब तो परफॉर्म करना है। सारी ये चीज़ तो रहती है, हम किसान घर के आदमी हैं, लड़के हैं,
तो बस ऐसा है कि हम देखते हैं अपने माँ बाप को भी, माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं हमारे, कि सुबह ही खेत में जा रहे हैं और शाम दोपहर को आ रहे हैं, तो पूरी दोपहर ही अपने सिर पे उतार रहे होंगे। तो खुद को भी लगता था कि मतलब कि ये लाइफ फैमिली को नहीं देनी है, कि अच्छी लाइफ देनी है, ताकि आने वाला जो टाइम है अपने फैमिली का कि वो अच्छा रहे। आपने भी खेती की है, क्या क्या किया है खेती में? खेती में सर मैंने ज़्यादा नहीं करा, खेती में सिर्फ मुझको ऐसे ही बोल देते कि चलो क्या नाम है वहाँ से, मतलब कि ज्वार होती है, मतलब भैंसों से वो चीज़ लाते हैं, काट के ले आए, बस ये सब भी करा है, ज़्यादा कुछ नहीं करा मैंने। तो आप सबसे छोटे थे? मैं बीच का सर। तो सबसे बीच के, तो अक्सर जो छोटे होते हैं वो काम नहीं करते हैं ज़्यादा, वो कामचोर बने रहते हैं, बड़े वाले ज़्यादा काम हाँ, ये करते तो हैं। और फिर कोई कंपटीशन की कोई याद है कि यार ये मेरा पहला कंपटीशन था और यहाँ मैंने फिर जेवलिन फेंकी? मेरा सर फर्स्ट कंपटीशन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी थी सर, मैंने वहाँ पे थ्रो लगाई थी 67 मीटर। तो वहाँ से मैं खुद को, अपने आप को भी थोड़ा डिमोटिवेट कर गया था कि मतलब यार मेरे से जेवलिन नहीं होगी, क्योंकि मेरे से ज़्यादा तो अच्छे और फेंकते हैं। तो मैं 2-3 दिन गेम से आउट चला गया था। तो फिर वहाँ फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर मुझको एक भाई थे, तो उन्होंने बताया कि भाई ये सब चीज़ चलता है कि हर कंपटीशन में आदमी पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाने का। फिर मैंने सोचा कि मतलब कि और अगर मैं डाउन आया हूँ तो और भी तो डाउन आए होंगे। फिर अपने फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी मैंने जाके, उनको चलो कोई बात नहीं, अब फिर से स्टार्ट करते हैं अपना गेम। और ये सब कुछ कौन से शहर में हो रहा था? ये जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी होती है ये मैंगलोर हो रही थी। नहीं, आप उस समय कौन से शहर में थे? मैं अपने गांव में था। अपने गांव में थे। फिर गांव से पहले लोग दिल्ली पास था या लखनऊ पास था, और दिल्ली के जो सफ़र है वो कैसा रहा आपका? दिल्ली का सफ़र सर बहुत अच्छा रहा अभी तक, बहुत बेस्ट। नहीं, यहाँ कैसे आए आपको, या आप जैसे आप पुलिस में भी फिर चले गए, तो जो पहला कंपटीशन है उसके बाद क्या आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, या पुलिस में कैसी भर्ती हुई आपकी? सर मैं पुलिस में भर्ती हुआ था स्पोर्ट्स के थ्रू। अच्छा। मेरे पास टॉप 8 का सर्टिफिकेट था, तो मैं उसको लगा के मैं यूपी पुलिस ज्वाइन करी थी। अच्छा। तो मैं 2023 में मैं उसमें भर्ती हो गया था। पहला नेशनल्स कब खेला? मैंने नेशनल, मैं यूनिवर्सिटी का टॉप 8 का सर्टिफिकेट लगा के मैं भर्ती हुआ था। तो वो दूसरे ईयर में फिर आपको मिला होगा, या हाँ, दूसरे ईयर में मिला था मुझे। उस साल कितनी फेंकी आप? उस साल मैंने लगाई थी सर 70 to 71 पॉइंट कुछ लगाई थी, तो उसमें टॉप 4 में था मैं। अच्छा, टॉप 4 में था। उस समय जो टॉप का जो लड़का था वो उसने कितनी फेंकी थी? सर उस टाइम पे शायद मानू डीपी था। मानू डीपी बहुत अच्छा प्लेयर था। आज भी जो मतलब कि उसकी बात करी जाए तो बहुत बेस्ट प्लेयर है वो। जी। कितना फेंका था उन्होंने? उन्होंने शायद 74 लगाया था। पुलिस की तरफ से खेलने का मौका मिला? जी। तो वो अनुभव कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा। ये अनुभव तो बहुत ज़्यादा है कि पुलिस वालों सपोर्ट अच्छा करते हैं, और हर तरीके से कोई परेशानी नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। सिर्फ ये बोल के छोड़ रखा है मुझको फ्री कि आप प्रैक्टिस करो, परफॉर्मेंस दो, और हमारे डिपार्टमेंट का नाम रोशन करो। जैसे आपने ये कहा कि यार वो यूनिवर्सिटी का गेम में मुझे ऐसा लगा कि बहुत हो गया यार, अब शायद मैं 1-2 दिन जो है, आपने कहा कि मैं मन बना चुका था कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे। उस दिन के बाद कोई दिन ऐसा आया है जब आपको लगा कि यार अब मुझसे नहीं हो पाएगा, रहने देते हैं जेवलिन? सर एक आया था टाइम, ऐसे ही आया था। मैं एक बार एक कंपटीशन में ऑल इंडिया, वो यूपी पुलिस में भर्ती होने के बाद मैं एक कंपटीशन खेलने गया था, फेडरेशन कप, जिसमें नीरज भाई आए थे। भुवनेश्वर में हुआ था। मैं, वो भी किसी को पता नहीं है, मैं उसमें टॉप 8 से आउट हो गया था। उस दिन सर मेरा बहुत मन कर रहा था कि यार छोड़ गेम वेम यार, वो मतलब ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, ड्यूटी भी मतलब सब चीज़ कर रहे हैं, फिर भी यार परफॉर्मेंस नहीं आ रही, इतना करने के बाद में भी थ्रो नहीं लग रही, तो छोड़ देते हैं गेम। तो मैंने सर 10-15-20 दिन का गैप ले लिया था कि नहीं यार अब नहीं गेम नहीं करना। अच्छा। मैं बिल्कुल ना, तो मैं गेम में गया, मैं जेवलिन पकड़ा, ना मैं जिम में गया, ना मैं ट्रैक पे गया, मैं कहीं नहीं गया। मैं सिर्फ अपने रूम पे रहता था, रूम पे खाया पिया वहीं सो गया। तो फिर से कैसे मोटिवेट हुआ? फिर खुद से मोटिवेट इसलिए हुआ कि सारे जितने भी प्लेयर थे जो सारे भर्ती हुए थे, फिर वे ट्रेनिंग पे जाते थे, मैं अकेला रहता था। मैं सोचा उनको यार तू अकेला है, क्या नाम, सब ट्रेनिंग पे चले गए। तो फिर उस दिन थोड़ा बहुत अपने आप को फील हुआ कि यार फिर से स्टार्ट करते हैं गेम को। मैं फिर वो दिन था सर, आज का दिन है। फिर अब गेम से मन नहीं लगता, बस गेम में रहता है कि हाँ गेम को गेम में रहना है, तो बस गेम में रहना। क्योंकि सर इसके बिना ऐसा लगता है अगर गेम ना हो तो अपनी जो वो है ना कि खुशी है वो दूसरी रहती है, कि मतलब यार गेम के बिना खुद को फील ऐसा होता है कि यार बस गेम चाहिए मुझको। वो कहते हैं कि एक तरीके का नशा है गेम। हाँ बस ये है।
हाँ, और वो वही जान सकता है जिसने वो स्पोर्ट खेला हो, अपनी शिद्दत उसको दी हो कि भैया गेम में, जैसे एक समय ऐसा भी था कि हम लोग अगर ग्राउंड नहीं जा पाते थे तो ऐसा लगता था कि आज दिन अधूरा रह गया या हाँ। भूख नहीं लगती थी। ऐसे ही होता है सर। पुलिस से आप दिल्ली में यहाँ पे कोच के पास आए, वो सफ़र के वो किसने कहा कि यार दिल्ली जाओ, वहाँ कुछ तुम्हें ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ये दिल्ली कैसे आना हुआ? वो संदीप भाई ने कहा था। मैं वहाँ खेल रहा, फेडरेशन कप खेल कर आया था, तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो गया था, डिमोटिवेट हो गया था खुद से। तो मैंने संदीप भाई से बात करी थी कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है, मुझको या तो मैं गेम छोड़ रहा हूँ। फिर गेम छोड़ने के बाद कुछ दिन बाद अपने फिर से वापस गेम में आया था, तो मैंने उनसे बात करी कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो बताओ क्या क्या करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोच से बात करता हूँ। तो उन्होंने कोच से बात करी, नवल कोच से। तो उन्होंने बोला कि नवल कोच ने बोला कि ठीक है भेज दो, हम उसकी परमिशन कराते। तो उन्होंने परमिशन करा के मुझको दिल्ली वापस बुला लिया। हम यहाँ पे ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो एक फर्स्ट कंपटीशन में अच्छी परफॉर्मेंस आई, तो बात हुई, तो डिपार्टमेंट वाले बोले कि अच्छा है कि मतलब लड़का यहाँ से चला गया और परफॉर्मेंस कर रहा है, तो हमारे डिपार्टमेंट का नाम रोशन कर रहा है। वो कौन सा कंपटीशन था जिसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया था? सर ये वो ग्रांड पिक्स थी जो बेंगलोर में हो रही थी। उसमें सिर्फ हम दो ही खेल रहे थे, दो प्लेयर, मैं और रोहित यादव। और दिल्ली में फिर क्या कुछ सीखा गेम के बारे में? यार ये तो मैं वहाँ नहीं सीख पा रहा था, ये अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया। क्या कुछ नया आपको दिल्ली का माहौल लगा, क्योंकि आप जेएलएन में थे, तो या ट्रैक यहाँ पे नया, या फिर कोचिंग में कुछ आपने बदलाव किया, क्या कुछ आपको नया लगा? सर मेन जो बताऊँ तो सबसे बड़ी बात है कि कोच हमको 24 घंटे हमारे पीछे रहते थे। एक कोच का पीछे होना मतलब कि मान कर चलो कि ये है कि एक भगवान का साथ में रहना है। वे हर तरीके से मेरे पीछे सपोर्ट में खड़े रहते थे, और हर तरीके से छोटी छोटी चीज़ भी अपने हाथों से चला के बताना है, या फिर हम जो ट्रेनिंग करते हैं वे खुद अपना आप को एनालाइज करके बताते हैं कि मतलब इस तरीके से मारना है तुझको जैवलिन। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और मतलब कि बहुत चीज़ ऐसी है कि खुद करके बताते थे कि मतलब तुझको इस पॉइंट पे ऐसे जैवलिन मारनी है तो जैवलिन और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वो मतलब कि टेक्निक जो है ना, वो टेक्निक पहले कुछ और थी और आज की कुछ और है। क्योंकि पहले सिर्फ एक छोटी सी रेंज तक लिमिट थी, अब रेंज बढ़ानी है तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा उसका। तो आप कभी कभी खुद सरप्राइज होते हैं, यार ये मैं कैसे नहीं कर पाया, और देखो ये चेंज किया और उसका असर इतना अच्छा है? हाँ सर, बहुत बार हुआ है सर कि मैंने पहले हम वो बोलते हैं ना जैवलिन की हिप से मारते हैं जैवलिन, ठीक है ना, कि एंकल ट्विस्ट करो, फिर हिप में जान लो, फिर शोल्डर में मारो। ये सब चीज़ पहले मुझको ये चीज़ नहीं पता थी। पहले मुझको सिर्फ पता था कि हाथ से जैवलिन मारना है। अच्छा। जब मैं दिल्ली आया था, जब मुझे ये चीज़ पता चली, तो जब देखा कि मतलब कि यार हाथ से तो इतनी पावर लगती नहीं जितनी पूरी बॉडी जान मारती है। आपके बारे में मैंने 2-3 साल पहले सुन लिया था कोच साहब से, क्योंकि नवल साहब जो हैं वो हमारे अच्छे जानकार हैं, तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इस लड़के में 90 मीटर की काबिलियत है। लेकिन कोच साहब की बात ये है कि वो अपने हर स्टूडेंट को यही कहते हैं कि ये मेरा सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। सुमित अंतिल भी उनके पास से रहा, दीपा मलिक जी भी उनके पास थी, नवदीप भी उनके पास था, काफ़ी सारे प्लेयर्स उनके पास से रहे। तो कोच साहब की क्या आपको खास बात अच्छी लगी कि यार ये मैंने उम्मीद नहीं की? सर खास बात तो सबसे ज़्यादा ये है कि वो हर प्लेयर को अपना मान के प्रैक्टिस कराते हैं। ये नहीं है कि मतलब कि एक किसी दूसरा प्लेयर है कि मतलब कि चलो करा दिया, इसको करा देंगे, कराई नहीं कराई नहीं, अपना मान के कराते हैं। वे छोटी छोटी हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है उस चीज़ पे ध्यान रख के वो कराते हैं प्रैक्टिस। उनका एक मिशन रहता है जी, वो उनको गोल्ड से नीचे कुछ नज़र नहीं आता है जी। तो वो कभी कभी आपको लगता है कि यार अभी तो स्टार्ट किया है, या फिर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें अपने वो स्टूडेंट से करने लगते हैं? सर अगर कोई कोच अपने स्टूडेंट से ज़्यादा उम्मीद कर रहा है तो फिर स्टूडेंट ही अपने आप को मोटिवेट करके इस तरीके से लेवल पर ले जाता है कि उस कोच का सपना वो स्टूडेंट पूरा करे। धीरे धीरे आपकी रेंज बढ़ती चलेगी। मैंने ये सुना कि पिछली बार एक ऑल इंडिया पुलिस का जो मीट हुआ था जहाँ ये जवाहरलाल नेहरू में, एक थ्रो आपकी 88 मीटर के आसपास गई थी, लेकिन वो रेंज से थोड़ी बाहर हो गई थी उस बीच। क्या सर लाइन पे पैर आ गया था, वो फाउल हो गया था वहाँ से। अच्छा, वरना 88 तक चली गई? वो चली गई थी सर। उसके बाद हमने कंपटीशन के बाद उसको नापा था फीते से, तो उसमें 88 था। अभी कभी आपने प्रैक्टिस में भी कभी 90 मीटर टच किया है? सर कई बार कर चुके हैं। प्रैक्टिस में भी? प्रैक्टिस में कई बार कर चुके हैं 90 मीटर। तो क्या कुछ अलग आपको लगता है कि थ्रो अलग की, या फिर ये कभी कभी लग जाती है? बाजी बार ऐसा लगता है कि मतलब कि इस थ्रो में टेक्निक अच्छी आई है, और इस थ्रो में टेक्निक अच्छी आने के बाद फिर वो थ्रो निकल गई है। वो कंपटीशन में बहुत कम आती है टेक्निक।
और जो भी थ्रो में टेक्निक में आ जाएगी अच्छी, तो वो थ्रो निकल जाएगी, क्योंकि छोटा सा पॉइंट ही 4-5 मीटर डाउन कर देता है। छोटा सा पॉइंट वो कनेक्ट हो गया बॉडी के साथ, वो 4-5 मीटर आगे बढ़ा देगा। लेकिन कभी थोड़ी सी हताशा हुई कि जब भी बड़ा कंपटीशन आता था और बहुत ही आपका नाम चर्चा में आता था, इंजरी आ जाती थी? सर बहुत बार हुआ है जी। तो इंजरी से आदमी कितना, यार ये ऐसी चीज़ है कि जो आपके हाथ में भी नहीं है। सर इंजरी तो हमारे हाथ में नहीं है, किसी किसी के भी हाथ में नहीं है इंजरी। तो ये सर ये भी नहीं पता चलता कि कौन सी इंजरी कब आ जाए। हम अब मान के चलो कि हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, हैवी वेट उठा रहे हैं, कि पता नहीं चलता कि कद स्ट्रैप टूट जाए, कद हाथ में से रोड फिसल जाए। तो इंजरी तो कभी भी आ सकती है हमारे। हम एक रिस्क लेके गेम करते हैं। लेकिन बड़े टूर्नामेंट से पहले इंजरी आए तो बुरा भी लगता है ये तो है सर, बहुत कि ज़्यादा सबकी नज़रें मेरे ऊपर थी और इंजरी आ गई। अब एग्जाम्पल ले लो नीरज भाई का, हाँ। वर्ल्ड चैंपियनशिप था। वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतने बड़े कंपटीशन खेल रहे थे नीरज भाई, और वे पहले ही कंपटीशनों में, कई कंपटीशनों में इंजरी लेकर चल रहे थे। तो वर्ल्ड चैंपियन में थोड़ी इंजरी ज़्यादा हो गई उनसे थ्रो नहीं लग पाई। तो अपने आप को उन्होंने बहुत अब वो करा होगा कि मतलब कि यार मेरे थ्रो नहीं लग पाई इतने बड़े कंपटीशन में, जहाँ मुझको थ्रो चाहिए थी वहाँ ही नहीं लग पाई। अपने आप से तो डिमोटिवेट हो जाता है इंसान। आपने नीरज की बात की, नीरज से पहली बार पहला तो आपने नाम कब सुना था? कि जेवलिन में आने के पहले ही सुन लिया था, या जब वो गोल्ड जीते उसके बाद सुना? और पहली बार मुलाकात कैसे? सर नीरज भाई का सबसे पहला नाम तो मैंने जब सुना था, जब मैंने गेम स्टार्ट करा था, सबसे पहली वीडियो जो देखी थी मैंने नीरज भाई की देखी थी। अच्छा जी, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, जूनियर का रिकॉर्ड बनाया था, वो वीडियो आई थी उनकी मेरे सामने। अच्छा जी, और मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला था, शायद एक कंपटीशन था वहाँ पे पटियाला में, वहाँ पे मिला था मैं उनसे। तो वे उस टाइम पे मुझको ना जानते थे ना कुछ पहचानते थे, वो चीज़ थी। तो हमें से हाथ सबसे मिला के चले गए नीरज भाई। तो मैंने सोचा उनको यार इतना बड़ा प्लेयर उनको सबसे हाथ मिला के चले गया। तो इंसान डाउन टू अर्थ था बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी कि मतलब कि इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद में सबसे हाई हेलो चीज़ करके जा रहा है। वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी मुझे उनकी। तो कभी कभी उनको कोई जैसे नीरज जैसा प्लेयर आपके साथ खेल रहा है तो आप उसकी हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, नोट करते हो कि ये चल कैसे रहा है, ब्रेक कैसे ले रहा है, जेवलिन किस हिसाब से पिक कर रहा है। तो कभी जो उनके प्रोसेस को आपने ऑब्जर्व किया? सर ये पहले करता था मैं ज़्यादातर। अच्छा। कि मतलब पहले लोग किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से जेवलिन मारते हैं, किस तरीके से हिप को बॉडी में लाते हैं, ये सब चीज़ पहले देखता था। अब तो सर अपनी वीडियो को देख के मतलब कि कहाँ टेक्निक में कमी है, अब अपने पर ज़्यादा ध्यान रहता है। अच्छा जी। जो पहला आपका मेडल था बड़ा, जी जिसने आपको वाकई में सबके नज़र के सामने लाया, वो कौन सा था? सर वो फेडरेशन कप था जो हमारा रांची में हुआ था। वो उसमें मैंने 80.27 मारी थी। अच्छा। उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। तब अच्छा लगा? परिवार के भी फ़ोन आते परिवार होंगे? के फ़ोन आए कि मतलब कि चलो अच्छा है, कि मतलब अच्छा करा है तूने, कंपटीशन अच्छा खेला है। तो उस टाइम पे खुशी हुई थी कि मतलब फैमिली का फ़ोन आ रहा है, फैमिली खुश है। और जब आप बड़े टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, चलो हम इसी वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बात कर लेते हैं, अंडरडॉग जाना और अब चर्चा में रहना कितना, पहले आप चले गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया तो प्रेशर भी कम रहता है, लेकिन अब हर कोई बोलता है नीरज चोपड़ा सचिन यादव, नीरज चोपड़ा सचिन यादव, रोहित यादव, ये 3 लोग जा रहे हैं, 4 जेवलिन थ्रोअर भारत की तरफ से जा रहे हैं। तो अब प्रेशर बढ़ गया है या लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं? सर लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है, और प्रेशर भी सर मैं बताता हूँ कि प्रेशर सर इतना नहीं रहता। हम सोचते हैं कि कंपटीशन में खेलने जा रहे हैं हम, तो सर हमारा जो फोकस रहता है ना वो अपने पे रहता है कि हमको कंपटीशन खेल के अपनी परफॉर्मेंस अपने पाप से ही बेस्ट करनी है। हम वहाँ पे कंपटीशन खेलते हैं, हम किसी प्लेयर से ये नहीं सोचते कि मतलब कि हमको उससे बेस्ट करना है, हमको उस टाइम वो चीज़ लानी, हमको गोल्ड मेडल नहीं। हम सिर्फ अपना खेलते हैं, अपना पर्सनल बेस्ट करने के लिए खेलते हैं वहाँ पे। कि इंसान एक पूरी साल मेहनत करता है, वो अपने बेस्ट करने के लिए खेलता है। अभी पूरी दुनिया मानती है कि अभी भी आपका बेस्ट आना बाकी है, और आप खुद कह चुके हैं कि 90 मीटर आप कई बार जो है प्रैक्टिस में कर चुके हैं। आपके कोच साहब भी हम कई बार कह चुके हैं कि 90 मीटर एक दिन बहुत जल्दी क्रॉस करेगा, इसका उनको पूरी तरीके से भरोसा है। जब नीरज भाई साहब इंजर्ड हुए और तब सबकी नज़रें आप पे चली गई कि यार रोहित भी कभी 3rd है, कभी 4th है, कभी 5th है, फिर 3rd है, फिर 4th। वो समय कैसा था कि सबकी नज़रें आपके ऊपर? वर्ल्ड चैंपियन में? हाँ, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप। सर नीरज भाई जब इंजर्ड थे, जब बताया था इंजर्ड है नीरज भाई, तो एक बुरा सा लगा था, क्योंकि मैंने जब से गेम स्टार्ट कराया तो नीरज भाई को हमेशा हर कंपटीशन में पोडियम पे देखा है। तो वो चीज़ बुरी लगी कि मतलब नीरज भाई यार पोडियम से आउट हो गए।
और इंजर्ड हैं, फिर इंजर्ड होने के बाद भी फिर भी वे हमारे साथ कंपटीशन खेल रहे हैं। अपने आप को सिर्फ मैं उस कंपटीशन में सिर्फ अपने आप को ये चीज़ सोच कर खेल रहा था कि मुझको ये लास्ट कंपटीशन है और मुझको अपने कंपटीशन अपने आप से ही बेस्ट करना है, कि मुझको किसी अदर से कंपटीशन नहीं लड़ना, अपने आप को खुद पे अपना आप को हैवी करके थ्रो अच्छी निकालनी है। अब क्योंकि आप इस लेवल पे पहुंच गए हो, एएफआई की भी नज़र आपकी है, पूरे देश की नज़र आई है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी की भी नज़र आप पे, फॉरेन कोच अक्सर एक प्रीफर किया जाता है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि कोचिंग इंडियन कोचेस सही होते हैं या फिर एक लेवल के बाद फॉरेन कोचेस की भी ज़रूरत हो जाती है? सर अभी तक तो बेस्ट मुझे अपने लोकल कोच ही लगते हैं। मैं तो उससे ज़्यादा कुछ सोचता नहीं कि उससे आगे बेस्ट कोच फॉरेन के अच्छे लगते हैं या फिर, मैं तो अभी तक तो जो मैं अभी मेरी थिंकिंग है वो अपने नॉल कोच साहब है। पर कोच साहब के तरीके कुछ अलग हैं, कभी कभी आपको लगता है कोच साहब बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं? वो तो सर हर कोई डालता है कि अगर इंसान की परफॉर्मेंस नहीं आती तो हर कोच को बुरा लगता है कि यार मैं दिन रात मेहनत करा रहा हूँ, उस बंदे की किस किस पॉइंट्स पे मतलब किस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस रुकी पड़ी है कि मैं इतनी मेहनत कराने के बाद भी इसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। प्लेयर भी इस चीज़ का सोच के बहुत ज़्यादा अपना आप को डिमोटिवेट कर लेता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ, फिर भी मेरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो मुझे तो अपने कोच बेस्ट लगते हैं। एक दिन योगेश खतुनिया कह रहा था कि भैया मैं सर के पास गया, सर ने बोला 2:30 बजे आ जाना। मैंने कहा मई का महीना था, बोले 2:30 बजे धूप, बोले कोच साहब 2:30 बजे थोड़ी धूप रहेगी, बोले 2:30 बजे दिन में नहीं, 2:30 बजे रात को आ जाना। तो वो कोच साहब का कुछ ऐसे स्टाइल है, लेकिन वो तैयार कर रहे थे जिस कॉम्पिटिशन में जाना था वहाँ के टाइम के हिसाब से। तो वो ऐसे उनके तरीके होते हैं जो कोच साहब के तरीके कोच ही जान सकता है। नहीं सर वो तो यार आपके साथ कुछ ऐसा मेरे हुआ है? साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी 1 बजे थ्रो कराई रात के टाइम। तो मैं तो तैयार था सर, कोई बात नहीं, मैं तो तैयार हूँ, आप जिस टाइम पे कहो उस टाइम पे थ्रो कर देंगे। सर एक माइंड सेट होता है आदमी का कि थ्रो प्रैक्टिस करनी है, किस टाइम पे भी कर सकते हैं हम। तो हम फॉरन जाएंगे 4 घंटे आगे भी हो सकते हैं, 4 घंटे पीछे भी हो सकते हैं, कि कंपटीशन किसी भी टाइम हो सकता है। और एक रिलेशनशिप होता है कोच और स्टूडेंट का, उसके बारे में आपका क्या, सिर्फ आप ही का नहीं बल्कि कोई भी कोच, जैसे नीरज के भी कोच रहे होंगे आपके साथ के भी जो, तो कोच और प्लेयर का क्या रिलेशनशिप रहता है? सर कोच और प्लेयर का रिलेशन बहुत अच्छा रहता है, एक अच्छी बॉन्डिंग रहती है हम दोनों के बीच में। वे हर तरीके से अपने आप की छोटी छोटी बात को शेयर करेंगे कि जैसे मान लो हमारे गुरुजी होंगे, हमारे गुरुजी मेरे से सबसे पहले क्या पूछते हैं, ये पूछते हैं कि आज तेरी बॉडी कैसी है, टाइट तो नहीं है, पेन तो नहीं है किसी चीज़ पे, या फिर कोई सी मसल्स पेन तो नहीं कर रही है, ताकि तो छोटा सा पेन ज़्यादा बड़ा ना बन जाए आने वाले टाइम पे। ये हर चीज़ को, और मतलब कि हमारे गुरुजी हैं, खाने पीने की सब चीज़ें हैं कि खाना अपने हाथों खुद बनाते हैं और अपने छाए वाए अपने घर से बना के लाते हैं सब चीज़। वो चीज़ की अच्छी बॉन्डिंग रहती है हमारे गुरुजी की, मतलब सभी कोच है सभी प्लेयरों की अच्छी बॉन्डिंग रहती है, क्योंकि अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी, थोड़ी बहुत अनबन होगी तो प्लेयर कोच से हटेगा, कोच प्लेयर से हटेगा, और तो इतना ध्यान फिर प्लेयर पर जाने का भी नहीं किसी का। जी। अब आगे के टारगेट आपके क्या है? आप, मैं देख रहा हूँ आपने वजन भी कुछ कम किया है, या आगे ऑफ सीजन का क्या प्लान है? अभी सर ऑफ सीज़न स्टार्ट हो चुका है, कल से स्टार्ट कर दिया है, और अभी बस ये है, अभी लोड सीजन करेंगे। अब गुरुजी बताएंगे और फेडरेशन बताएगी कि कौन सा कंपटीशन खेलना है कौन सा नहीं खेलना, क्योंकि सर मैं कभी कोई से भी कंपटीशन को बताऊंगा वो तुरंत मना कर देंगे, उन्होंने नहीं ये नहीं खेलना, तो इस हमारी छोड़ दिया है, यही बताएंगे अब। अच्छा। जब आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप में खेल रहे थे तो बहुत सारे ग्रेनाडा के भी एंडरसन थे और यूएसए के भी थे, ये तमाम जब होते हैं जिनकी आप वीडियो देखते हो जिनके, तो कैसे लगता है? ये कहना आसान है कि नहीं, मैं तो अपने पे फोकस कर रहा था। पाकिस्तान के नदीम थे, सबकी अपनी अपनी टेक्निक है, बहुत कुछ वो हासिल कर चुके हैं, तो वो जो फाइनल में 8 आते हैं वो उनके आपस के बीच कैसा रहता है रिश्ता? सर कंपटीशन में तो कोई किसी से नहीं बोलता। अच्छा। कोई नहीं बोलता किसी से भी, कंपटीशन के बाद सब अपने आपस में भाईचारा ये सब चीज़ें अपने हाथ में लाते हैं, मतलब कि जो बातचीत करनी है वो सब करते हैं। कंपटीशन के दौरान कौन किसी से नहीं बोलता, और लास्ट की थ्रो जो रहती है अपने सबको चेयर करते हैं कि मतलब कि चलो भाई अच्छा करो कि नहीं, और अच्छी बेस्ट थ्रो मारो, सब चीज़। मुझको भी थी, मेरी भी लास्ट थ्रो थी, तो सभी ऑल एथलीट थे जितने भी थे सब ताली बजा रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे कि चलो अच्छी मार थ्रो, अच्छी लगा वो चीज़, तो मेरे से नहीं लग पाई, कोई नहीं, तो अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो कंपटीशन के बीच में कोई अपना ऐसा नहीं है कोई कौन किस तरह बोल रहा है, सब अपने अपने फोकस रखते हैं कि बस मैं अकेला रहा हूँ, मुझको बेस्ट करना है, कि ना तो इसको काटना है ना इसको मारना है, बस सिर्फ अपना बेस्ट करना है। कुछ खिलाड़ी होते हैं जो कंपटीशन में हमेशा डबल एनर्जी लेके आते हैं, कुछ होते हैं जो प्रैक्टिस के शेर होते हैं, ये मैंने बहुत देखा, आपने भी देखे होंगे, यार प्रैक्टिस में 80 मार रहा है, वहाँ जाके 70 भी पार नहीं हो रही। क्या वो सिर्फ माइंडसेट का खेल होता है,
या फिर आपको लगता है कि नहीं यार, प्रैक्टिस में जो चीज़ करते हैं वो एकदम अलग सा हो जाता है? क्या कुछ अलग हो जाता है? सर वो माइंडसेट होता है सबसे ज़्यादा। अगर हम प्रैक्टिस में मान के चलो, मेरी बात ले लो, मैं प्रैक्टिस में 90 मीटर मार रहा हूँ और ग्राउंड वो कंपटीशन में जाके 80 मीटर मारूँ, तो मेरा माइंडसेट ठीक नहीं है। मतलब ये कहना, मैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसी है जो मेरा माइंडसेट ख़राब कर रही है। या तो मान के चलो कि मैं ज़्यादा थिंकिंग कर रहा हूँ कि मतलब मुझको ऐसे करना है, मुझको ऐसे बॉडी चलानी है, कंपटीशन में ऐसा करना है। ऐसा बहुत से प्लेयर होते हैं जो कम प्रैक्टिस में कम करते हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा मारते मैं हैं। जानता हूँ ऐसे उनका लोग। माइंडसेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये भी होता है कि वो अलग ही मोटिवेशन आ हाँ, जाता है जो प्रैक्टिस में नहीं आ पाता जी। होगा। अब अगला टारगेट, क्योंकि अब धीरे धीरे सब हो रहा है, तो अगला टारगेट क्या है कि अभी ओलंपिक्स पहले की तैयारी है या फिर अभी बाद में है? पहले एशियन गेम्स चलते हैं फिर आगे कुछ सोचेंगे? सर अब तो जो भी कंपटीशन आएंगे देखते हैं, मतलब कि कौन कौन से कंपटीशन मुझको खेलने के लिए बोले जाएंगे। पर जो भी कंपटीशन बोले जाएंगे खेलने के लिए, मुझको बस वही है, मैं अपना माइंडसेट इतना लेकर चलता हूँ कि मुझको अपने आप से ही बेस्ट करना है। जब भी आप कंपटीशन खेलने जाते हैं तो कोच साहब हमेशा बात, क्योंकि वो नर्वस हो जाते हैं, वो जी। किसी को बताते नहीं लेकिन वो नर्वस बहुत रहते जी। हैं। चुपचाप कहीं देख के वीडियो देख रहे होंगे या फिर बात, वो कहेंगे, हमेशा फ़ोन करेंगे, यार महावीर देख इस बार ना 90 मीटर ज़रूर मार के आएगा, 90 मीटर, अगर उसकी बॉडी सही रही तो 90 मार देगा। तो ये 90 का टारगेट इतना अहम क्यों है? सर क्योंकि अभी तक नीरज भाई ने सिर्फ 90 मीटर क्रॉस करा है, उससे पहले अभी तक किसी ने क्रॉस नहीं करा। वो भी एक आध बार, एक ही बार किया है मेरे ख्याल से, बड़े टूर्नामेंट में। जी। और मतलब कि ये है कि अच्छे जो प्लेयर रहेंगे, जैसे फॉरनर के मान लो, अच्छे प्लेयर रहेंगे जो बेस्ट हैं, वे 90 मीटर, क्यों 90 मीटर पे जाने के बाद में आदमी अपने आप को और ज़्यादा अपना आप को अप करने की सोचता है कि मैं और ज़्यादा मारूँ और ज़्यादा मारूँ, ये सब चीज़ की। क्योंकि मैं प्रैक्टिस में 90 मीटर मार चुका हूँ, तो बस वो है कि कुछ चीज़ ऐसी है कि कंपटीशन में नहीं आ रही, वहाँ डिस्टर्ब कर रही है। और ये है कि 90 मीटर का प्रेशर सर रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है कि 90 मीटर मारनी है, 90 मीटर मारनी है। अगर मैं 90 मीटर मारने की कोशिश करूँगा कि मुझे 90 मीटर मारनी है, तो मुझको ऐसा लगता है कि मैं 90 मीटर मारने के चक्कर में अपने 85 भी खो दूंगा। अच्छा, जी, वो प्रेशर बहुत ज़्यादा कि नाम है अपना मुझको तोड़ देगा। तो जिस दिन आनी होगी 90 आ वो जाए। आ जाएगी, मैं सिर्फ क्या नाम है वेट कर रहा हूँ उस चीज़ का, जब आनी होगी वो आ जाएगी। अब कितना, जैसे मैं आपको जानता हूँ थोड़ा बहुत, तो कम बोलना पसंद करते हो आप, जी। है ना? ज़्यादा बाहर, ज़्यादा आपकी दोस्ती यारी भी इतनी नहीं है, बिल्कुल आप रूम पे ही रहते हो और बिल्कुल चुप रहते हैं। अभी भी आप पॉडकास्ट में इतना बोल रहे हैं, ये शायद बहुत दिनों बाद ही इतनी हाँ, आपने बातें की होंगी। कितना बदलाव आप अपने अपने आप में लगते हैं और कितनी खुशी होती है जब आपकी वजह से आपके परिवार और वो दिन याद आते हैं कि पापा देखो जेवलिन भी नहीं ला पाए थे और अब पापा को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। सर अभी तो कुछ है नहीं कि मतलब कि अभी पापा को ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं, काम तो अब भी करते हैं पापा, पर हाँ पहले से कम करते हैं। तो क्योंकि बीमार भी रहने लगे हैं पापा थोड़ा सा। तो खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है जब कोई भी कंपटीशन जीत के आता हूँ या फिर खेल के आता हूँ, तो उनको लगता है कि हमारा लड़का एक अच्छे लेवल पर जाकर खेलने लगा। क्योंकि हमारी फैमिली को एक संतुष्टि हो गई थी कि हमारा लड़का एक जॉब लग चुका है गवर्नमेंट। क्योंकि उनको घर वालों को कोई भी उम्मीद नहीं थी कि ये लग जाएगा नौकरी। अच्छा। हाँ, कोई भी उम्मीद नहीं थी ये लग जाएगा। तो क्यों? मैं क्योंकि आपका नेचर ऐसा था, ज़्यादा बोलते नहीं थे, यार लगता है कि ये मेहनत नहीं कर रहा है। नहीं सर, मेहनत नहीं, तो उस टाइम पे ना एक वो था ना, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था ये लेवल। अच्छा। क्योंकि बहुत पहले थ्रोवर थे जो वे 80-80 मीटर मारते थे, उस टाइम पे इतना मेरा नहीं था। तो मैं भी उस टाइम पे भर्ती हो गया था, मेरा गुड लक था कि हाँ भर्ती हो गया ये, अच्छा। ज्वाइन हो गया यूपी पुलिस में। तो ऐसे ही था, घर वालों को क्या नाम है यकीन नहीं था मुझको, क्योंकि पढ़ाई में इतना अच्छा था नहीं, गेम का उनको पता नहीं था, क्यों गेम कोई करता नहीं था। बस ऐसे ही था कि भाई यूँ भर्ती हो जाए कैसे भी करके एक बार। तो चलो, भर्ती नहीं, आपने देश का नाम भी रोशन किया है। ओलंपिक की एक तमन्ना होती है और ओलंपिक का मेडल चाहिए। सर ये हर प्लेयर की तमन्ना होती है और हर प्लेयर का एक सपना होता है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल चाहिए। पहले भारत को कोई ज़्यादा नोटिस नहीं करता था। मेरे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो कह रहे थे कि भारत 2 ही चीज़ों के लिए जाता था, एक मार्च पास्ट के लिए और एक ब्रेकफास्ट के लिए। अब ये तो सर पता नहीं कहाँ के लिए जाना जाता है। पहले की बात कर रहे थे वो, लेकिन अब बोले भारत के ना जेवलिन थ्रोअर्स पर सबकी नज़र रहती है। आपको जो 2-3 इंटरनेशनल कंपटीशन हुए हैं उसमें नज़र आया कि यार हमें लोग देख रहे हैं, अब इंडिया से आया जेवलिन थ्रोअर तो बहुत अच्छा होगा? सर मैं वहाँ पे कंपटीशन लड़ता हूँ, जैसे फॉरनर में 2 कंपटीशन लड़ा हूँ अभी तक। सर मैं सिर्फ क्या नाम है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है मैंने अपने आप पे इन दोनों कंपटीशन में,
सर मैं डोमेस्टिक कंपटीशन खेलता हूँ, मैं सर उसमें अपने पूरे एफर्ट्स मारता हूँ। मेरे से थोड़ा नहीं निकलती, मैं कुछ नहीं होता। पर सर जब भी मैं इंडिया की टी शर्ट या फिर इंडिया का पर कुछ भी पहनता हूँ, इंडिया की किट पहनता हूँ, तो पता नहीं मुझको खुद ऐसा लगता है कि मतलब कि इनको नहीं यार, मारना है तो मारना ही है यहाँ पे। ये चीज़ आती है आपके माइंड में उनके, यार इंडिया पहन रहे हैं तो इंडिया का नाम रोशन करना है, किसी भी चीज़ में कैसे भी करना है, इंडिया का नाम टॉप पे लाना है। अच्छा, हर खिलाड़ी ये कहता है, वो इवन मिल्खा सिंह मूवी में भी हमने देखा यार, इंडिया का ट्रैक सूट पहनना है एक बार। तो ये इंडिया क्या कुछ भर देता है भीतर? सर पता नहीं क्या भर देता है क्या नहीं, पर ये चीज़ है कि इंडिया का किट पहन के खेलते टाइम उस टाइम पे पता नहीं चलता कि बॉडी में कितनी एनर्जी रहती है, कितनी कुछ रहती है, कि एक ऐसी फीलिंग होती है कि इंडिया की किट पहन रखी है भाई, इंडिया डाउन नहीं आने देना, इंडिया टॉप पे रखना है, हमको टॉप पे ही रखना है। तो बिल्कुल जिस तरीके से आप खेल रहे हैं, हम ये करते हैं कि आप इंडिया को भी टॉप पे रखेंगे। आप हैं, नीरज हैं, जिन्होंने सबको रास्ता दिखाया है, क्योंकि जब कोई एक कर देता है तो ऐसा लगता है नहीं, जब इस हमारे में से किसी ने किया है तो ये हम भी कर सकते हैं। और रोहित भाई साहब भी आपके साथ साथ हैं, तो जेवलिन में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो। और अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी शुरुआत है, क्योंकि सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि आपके कोच को, आपके पूरे देश को उम्मीद है कि जो जेवलिन में एक नीरज ने नाम बनाया है, उसके बाद गैप नहीं आएगा। उसके बाद जो है हमारा इंटरनेशनल पे भारत का झंडा हमेशा चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर।